हेलो दोस्तों, अभी तक हम लेक्चर 3 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 है। और जो जो मैंने चैप्टर चालू किया था वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चालू किया था। अभी तक की 3 लेक्चर खत्म हो गया। लेक्चर 4 में जो अभी मैं चालू करने जा रहा हूँ वो है लेक्चर 4 में जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो द्वितीय गति का नियम होता है उनके बारे में देखेंगे। जो अब हम अभी जो चालू करेंगे, एक जो पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे और फर्स्ट तो पढ़ चुके हैं, जो थर्ड हम पढ़ेंगे। तो मेन तो इम्पोर्टेंट हम देखें, जो इम्पोर्टेंट जो मेन है न्यूटन बाबा का, तो मेन जो इम्पोर्टेंट है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि ये आप लोग समझ गए तो फर्स्ट और थर्ड की कोई जरूरी नहीं है जरूरी, लेकिन जो मेन है, जो न्यूटन का गति का नियम जो मेन है वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं भाई, ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कह रहा है। देखो ये वेरी सिंपल है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग है न्यूटन। आज जो मैं पढ़ाऊंगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भाई क्या कहता है, हमको सबसे पहले देखेंगे ये जो सेकेंड लॉ दिया था ये इसमें क्या हमको करना है, हमको क्या समझना है, हमको ये ध्यान में रखते हैं कि इसमें क्या होता है। हमको ये देखना है, एक ये देखना है F इक्वल एम ए, हमको सेकेंड लॉ में ये देखना है। और ये सेकेंड लॉ जो होता है ना, ये कैसे होता है हम इनको देखते हैं। ये जो देखो, ये जो F इक्वल क्या होता है, डेल्टा P बाय डेल्टा टी। यानी डेल्टा P क्या होता है आप लोग को बताइए, क्या है, चेंज इन मोमेंटम। क्या है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और ये क्या है, चेंज इन रेट। यानी हम देखें तो यहाँ पे तो रेट ऑफ, तो इसका डिफरेंशियल हम दे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल फोर्स अप्लाइड। ये क्या है, उसका डिफरेंशियल है। क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल फोर्स अप्लाइड। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, जो फोर्स जो है डेल्टा पी बट्टे डेल्टा टी। तो ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम इक्वल बट्टे, सही है, चेंज इन मोमेंटम बट्टे चेंज इन रेट। यानी ये जो हम देखते हैं भाई मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम अभी इससे पहले में लेक्चर बताया था, मोमेंटम यानी पी इक्वल क्या होता है, एम वी। यानी मास और वेलोसिटी का जो मल्टीपल होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। यानी चेंज इन मोमेंटम बट्टे चेंज इन रेट। जो जो क्या होती है संवेग, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग में जो परिवर्तन होता है उसकी दर, कुल समय जो होती है, उनके जो अनुपात होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं। तो इंग्लिश में देख ले, अब मैं हिंदी में बता रहा हूँ, इसके हिंदी में डिफिनेशन लिखा दे रहा हूँ कि जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कह रहा है। तो हिंदी में आप लोग लिखना चाहोगे तो लिख लो। तो इसका हिंदी में भाई ये डिफिनेशन होता है, यहाँ तक लिख लिए। तो हिंदी में हम देखते हैं कि सेकंड लॉ जो होता है ना, तो हम देखते हैं मेन हम देखो यहाँ पे हमको मेन से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होना, एफ इक्वल क्या होता है, डेल्टा पी इक्वल यानी चेंज इन मोमेंटम इक्वल चेंज इन रेट। जो क्या होती है संवेग में जो परिवर्तन, जो मोमेंटम में जो चेंज होती है वो किधर टाइम के अनुसार हो। ठीक है, यहाँ तक तो ये नॉर्मल बात है। हम इसका डिफिनेशन हिंदी में लिखा दे रहे हैं ताकि जो हमें हिंदी वाले विद्यार्थी हैं उनको कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, इसको लिख लो। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो न्यूटन का सेकंड, किसी वस्तु पर लिख लो, किसी वस्तु पर कुल बल संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं। ये लिख लो, दर को, यहां पे यहां तक सही है। तो संवेग में परिवर्तन की दर से दिया जाता है, तो किसी कोई भी वस्तु है उसका जो कुल बल होती है उसमें क्या होती है, संवेग में जो परिवर्तन होता है
उसकी दर से क्या करें दिया जाता है। हम इसको देखें भाई, इंग्लिश में हम देखना चाहेंगे तो इंग्लिश में क्या होगा, रेट ऑफ चेंज, क्या होगा, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज बताओ, अभी तो जस्ट बताया ना, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इन मोमेंटम इक्वल फोर्स अप्लाइड, क्या होगा, फोर्स अप्लाइड, याद रखना, ठीक है। और इसका हमें मेन जो फोकस है वो क्या होगा, डेल्टा पी इक्वल डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन रेट, तो यहाँ पे इसका फोर्स के बराबर होगा। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत तो बताओ। अब हम देखेंगे भाई, जो ये जो एफ इक्वल, जो अभी हम बताए एफ इक्वल क्या, डेल्टा पी व डेल्टा टी, जो भाई ये आया यहां से लेके एफ बराबर एम ए, भाई कहां से चले आया, हमको ये देखेंगे। यहां से ये यहां कैसे आ गया, इसको कैसे हम यहाँ डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम से जो हम कहा एफ इक्वल एम ए कैसे हम ला दिए, हमको ये देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ तक किसी को दिक्कत, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दिए। जो हम देखते हैं न्यूटन का जो सेकेंड लॉ होता है, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या है, फोर्स इक्वल डेल्टा पी इक्वल बराबर डेल्टा टी। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत तो देखो। हाँ, अभी क्या होता है कि कोई वस्तु, उस पर कुल बल कितना है उसके संवेग में, जैसे मान के हम यहाँ पे एग्जांपल में ले ले कि एग्जांपल में ले ले यहाँ पे 10 किलो का क्या है, मास है, 10 किलो का मास है। यहाँ 5 सेकेंड में यहाँ पे 10 मीटर सेकेंड इतना चले गया। 5 सेकेंड में, यदि 1 सेकेंड में हम करें तो क्या, 5 सेकेंड में तो इतना गया, और 1 सेकेंड में कितना, बहुत कम जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है जो चेंज इन मोमेंटम हुआ उसमें जो टोटल रेट होता है, कितना टाइम लगा, कोई वस्तु पर कितना कुल बल, कितना बल लगता है, उसको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम, तो इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। हम अब ये देखते हैं यहाँ पे कि न्यूटन का सेकेंड लॉ, उसके बाद हम देखते हैं भाई इसमें औसत एवरेज, जो इसमें इंपॉर्टेंट है हम उसको देखते हैं कुछ। औसत एवरेज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक फॉर्मूला 1 2 दिखाते हैं। और एफ इक्वल एम ए कैसे आया, एफ इक्वल एम ए कैसे आया, एम ए देखो अभी बताया, पूछ रहे हैं कि बराबर एम ए क्या होता है, अभी मैं इसको बताऊंगा, ठीक है ना। देखो एक बार समझ लो, यदि पूछ ही लिया तो एफ क्या होती है, फोर्स होता है, एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है, ए क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है ना। त्वरण, हाँ देखो ये भी बताएंगे एक एक करके। त्वरण जो होता है ना, ये त्वरण क्या होता है, dv इक्वल, यानी जो वेग में जो परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ये सभी हम बताएंगे, पहले जितना हम बता रहे हैं ना उनको देख लेते हैं, उनके बाद हम देखेंगे। कैमरा चालू है ना, सही है, चालू। तो हम यहाँ पे क्या बताने वाले थे, औसत बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज फोर्स। तो हम भाई एवरेज फोर्स देखते हैं। जो औसत बल होता है, क्या होता है, डी पी इक्वल डी टी। और यहाँ पे बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, जब ये हम फोर्स यहाँ पे मोमेंटम पे ये लगेगा एवरेज वेग, सही है। तो हम ये देखते हैं dp बाई dt, ये जो dp जो होता है, जो हम यहाँ पे b जो होता है ना, ये मोमेंटम होता है कि हम जो कोई भी वस्तु में कितना चेंज लाते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं ना, एक एग्जांपल लेने का हम प्रयास करते हैं कि अब हमको ये बताओ, यहाँ तक सभी है। तो मान के है कि यहाँ पे एक वस्तु है, m द्रव्यमान का है, ये इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। ये क्या है, इसका मास यहाँ पे आ गया, कितना t टाइम में आ गया, कितना अंतिम में कितना है, v हो गया, यानी कितना है फोर्स। इसमें हम कोई भी चीज पे जब फोर्स देते हैं ना, उसका क्या होगा, वेग जो वेलोसिटी होगा वो चेंज होगा, यानी फोर्स देने से, ठीक ना। तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक हम यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ को हम साफ करके यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसको हम क्या करते हैं साफ। और यहाँ पे जो dp, इनको हम मोमेंटम जो है इसको हम क्या ये लिख सकते हैं,
कि फी फाइनल, फी इनिशियल T2 माइनस T1, क्या यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं? हमको ये बताओ, लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। एक भाई हम ये बता रहे हैं F बराबर एम ए, जो अभी पूछ रहा भाई F बराबर एम ए कैसे है, ये क्या है, एवरेज फोर्स यानी औसत बल निकालने के लिए ये फॉर्मूला जरूरी है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो है ना F बराबर एम ए कैसे है। एक आप लोग ये पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे मार्कर, एक आप ये पढ़े होंगे ताक्षणिक, एक पढ़े होंगे ताक्षणिक। हिंदी में देखो गलत हो जाता है, ठीक ना? हिंदी देख लो एक बार, हिंदी होता है ऐसे ताक्षणिक। चल इस ओके, हम यहाँ पे देखते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ताक्षणिक। अरे देख रहे थे, ताक्षणिक बल होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस फोर्स बोलते हैं। ये जो इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है ये कहाँ पे होता है, जो किसी भी बिंदु पे होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। जैसे यहाँ पे हम देख ले तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, किसी भी एक यानी किसी भी एक बिंदु पे करने के लिए हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी तात्क्षणिक बल का प्रयोग करते हैं। और यही से हम लाएंगे क्या, F बराबर एम ए का फॉर्मूला। और यहां से हम ये देखेंगे भाई, जो ये F बराबर जो फोर्स होता है, द्रव्यमान और त्वरण जो होता है, और उसके बाद हम रॉकेट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद इसमें क्या कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, ये सभी देखेंगे। और उसके बाद भैया ये भी देखेंगे इसका यूनिट क्या होता है, ठीक ना? तो आप लोग बनते रहिए, हम एक एक करके और उसका पूरा डिटेल लेके आगे चलते रहेंगे। आप लोग सिर्फ बने रहिए। कैमरा सही है क्या? सही है। तो हम लोग ये देखते हैं कि F इक्वल क्या होता है। यहाँ पे अभी बताएं F इक्वल क्या होता है, dp बाय dt, ठीक है? ये क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ये क्या होता है, चेंज इन टाइम। यही भाई क्या होता है, सेकंड लॉ होता है। क्या होता है भाई, चेंज इन मोमेंटम इक्वल चेंज इन टाइम। यही क्या होता है, एक सेकंड लॉ होता है। हम लोग सिंपल लॉ में समझे, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो भैया यही होता है। और यही से हम एक फॉर्मूला निकालेंगे F बराबर एम ए कैसे होता है, ठीक है? तो हम लोग चलो चलते हैं, देखते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं भाई, हम लोग मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, P इक्वल एम बी। मोमेंटम बराबर क्या होता है, जो मास होता है वेलोसिटी का जो मल्टीपल होता है उसको लोग मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम को किससे सूचित करना कर रहे थे बताओ, उसको हम लोग P से डिनोट कर रहे थे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो हम ये देखते हैं कि P, हम यहाँ पे इसका हम ये निकाल लेते हैं कि F बराबर क्या होगा, डी पी बाई डी टी। तो हम यहाँ पे P के बदला हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डी पी का मतलब क्या है, एम बी डी टी। यहां तक कोई दिक्कत? हम ये बताएं कि डिफरेंशिएशन करने के लिए जब एम भी, जब कोई भी मल्टीपल, कोई भी अंक संख्या हो तो उसका जो गुणनफल करेंगे, उसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक बाहर में रखेंगे एक अंदर में रखेंगे। यानी इसका डिफरेंशियल हम निकालेंगे F बराबर डी एम बी बाई डी टी। इनका डिफरेंशियल हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एक बार m बाहर में निकालेंगे, एक बार m का डिफरेंशियल करेंगे, तो एक बार v का करेंगे, एक बार m बाहर रख देंगे v का कर देंगे, एक बार v बाहर रख देंगे, एक बार m का कर देंगे। इसका निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, आप लोग बताओ, कमेंट में लिखो। सही है, एक बार m को निकाल दो तो क्या होगा, m dv dt। एक बार क्या निकालेंगे, v को निकाल दो, क्या होगा, dm बाय dt। यहां कोई दिक्कत, यहां तक कोई, इनको मैं साफ कर दूं, यहां से हम आगे लेके चलूंगा, इनको आगे चलने के लिए इनको हम साफ कर दूं। अब हम देखते हैं भैया ना, एक को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, m को हम कांस्टेंट लेंगे, ठीक ना? ठीक, किसको हम कांस्टेंट ले लें, m को यदि कांस्टेंट लेंगे
क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक m को कांस्टेंट लेंगे। तो m को यदि हम कांस्टेंट लेंगे, यहाँ से यहाँ पे है तो हम पेन चेंज कर दे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ से ऊपर में है तो m को यदि यहाँ पे हम कांस्टेंट ले ले तो f बराबर क्या होगा, m को कांस्टेंट लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, पहले देख लो। सही है ना, अरे तुम लोग सही बना रहे हो। तो m को यदि हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, m dv dt होगा प्लस 0। जब m को कांस्टेंट लेंगे तो m इक्वल क्या होगा, 0 होगा। तो f बराबर क्या होगा, m dv बाई dt। अब हम लोग ये सभी को बताए हैं कि यहाँ पे जो dv और dt होता है ये क्या होता है, त्वरण होता है। यानी त्वरण जो होता है ये क्या होता है, वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। और यहाँ पे हम फॉर्मूला सीधा f बराबर यहाँ पे m हो गया इंटू यहाँ पे क्या होगा a, और यहाँ पे f बराबर m क्या हो गया, प्रूफ्ड हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत, जब हम m कांस्टेंट लिए तब, कैमरा तो सही है ना, कैमरा को बार बार देखते रहे। हाँ, जब हम यहाँ पे क्या करें, m को कांस्टेंट ले, जब m को हम लोग कांस्टेंट लिए तो f बराबर क्या निकल गया, m बाई, जब m क्या हो, कांस्टेंट नहीं हो, जब हम लोग v को कांस्टेंट कर दे, जब हम लोग v को कांस्टेंट करेंगे तो हमें क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे v को कांस्टेंट करके। और आप लोग देखे होंगे रॉकेट के लिए, रॉकेट का क्या होगा, मास क्या होती, चेंज होगा। इस सब के लिए जैसे हम लोग आप लोग को ये बताए हैं कि इनका जो हम सवाल करेंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत, आप लोग f बराबर m में यहाँ बता दिए हैं। और यहाँ पे हम अभी जो दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग ये पढ़े होंगे, यहाँ पे मिटा रहे हैं, आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि हम देखे होंगे कि जो हमारा जो इस पे जो क्वेश्चन आता है ना कि एक यहाँ पे ये है तो यहाँ पे एक टेंशन फोर्स है, यहाँ पे लेके यहाँ तक इसका 5 kg है, यहाँ पे दोनों तनाव है, इसका फोर्स क्या होगा ये निकालने के लिए कर रहे हैं। फिर यहाँ पे लेके यहाँ तक, यहाँ पे एक बैक है, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे इतना kg की द्रव्यमान है, इस पे निकालने के लिए ये भी हम देखेंगे। इस सब पे ये होता है क्योंकि इनका मास तो ज्यादा क्या होती है, चेंज नहीं होती। आप लोग हम ये बताओ कि आप रॉकेट को देखे होंगे, ये जो रॉकेट है, हम ये रॉकेट के बारे में बताएं, ये आप रॉकेट देखे होंगे, ये क्या है, एक रॉकेट है, ये क्या है, ये एक रॉकेट है। इसके अंदर से क्या होती है, कुछ गैस निकलती रहती है। वो गैस का क्या नाम है, हमको लोग बताओ आप लोग। तो जो गैस का नाम है उसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग, एग्जॉस्ट गैस, क्या बोलते हैं इनको। ये जो रॉकेट के बाहर जो गैस निकलती रहती है इनको बोलते हैं एग्जॉस्ट गैस। ये जो रॉकेट के अंदर से जो गैस निकलती रहती है उसके एग्जॉस्ट के, ये जो गैस निकलती है क्या क्या कारण निकलती है, ये फ्यूल खत्म होती है, इसमें क्या भरी होती है, फ्यूल भरी होती है, ईंधन भरी होती है। ये जब फ्यूल खत्म होगा तो उनका मास क्या होगा, उसका मास क्या होगा, चेंज होगा। जब ये मास चेंज होगा तो उनके लिए तो ये F इक्वल, हम देखें F इक्वल ma का फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। जब मास चेंज होगा तो F इक्वल ma का फॉर्मूला नहीं लगेगा। और यदि इनके लिए हम देखें तो यदि फिजिक्स में जो क्वेश्चन आता है, जो नीट में या किसी भी जो इंटरव्यू देखे जाए तो जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें अधिकांशतः 95% जो होता है ना कि उसमें 95% ये वाला क्वेश्चन पे रहता है F इक्वल ma। और जो 5% होता है ये वाला क्वेश्चन रहता है जो यहाँ पे क्या होती है, मास चेंज रहता है, जैसे रॉकेट चल रहा है, ये सब हो रहा है, इन पे ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत तो बताओ। तो हम ये देखते हैं, अभी m को हम कांस्टेंट किए, अब हम क्या करेंगे, v को कांस्टेंट करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, v को कांस्टेंट करेंगे। हम यहाँ पे क्या किए, m को कांस्टेंट किए, अब हम v को यदि कांस्टेंट करेंगे, जब v को हम कांस्टेंट करेंगे तो v इक्वल क्या होगा, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत। जब v को हम कांस्टेंट करेंगे तो f यहाँ पे हम देखते हैं f बराबर क्या होगा, जब v को हम लोग कांस्टेंट करेंगे तो इसका क्या होगा, 0। v को यदि कांस्टेंट करेंगे तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे प्लस, तो
अब भी क्या गया, भी लिखा है dm/dt, यहाँ पर कोई दिक्कत, ये आ गया। और F इक्वल क्या हो गया, F हो गया भी dm/dt। और ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है रॉकेट के लिए। यहाँ पे भी हम लगा दिए हैं F इक्वल एम ए, एम को कांस्टेंट किए तो F इंटू एफ इक्वल एम ए निकला। और यदि हम यहाँ पे v को कांस्टेंट किए, वेग को क्या किए, कांस्टेंट किए, जो बदलते कांस्टेंट किए, तो हमें ये फॉर्मूला F इक्वल भी dm/dt। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना और ये हमेशा याद रखना। और इसके लिए जो रॉकेट के लिए जो हमें कोई भी क्वेश्चन आएगा, उनके लिए ये फॉर्मूला हमें लागू करेंगे, ठीक है। कैमरा सही है ना, कैमरा को बार बार देखना पड़ता है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब हम ये देखते हैं भाई भी क्या होता है, dm और dt क्या होता है, हम कहीं लिख ले क्या, बोलो लिख ले क्या। ये जो होता है भी होता है ना, ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी होता है। और dm/dt जो होता है क्या होता है, ये मास फ्लो रेट होता है। क्या होता है, मास फ्लो रेट होता है। क्या होता है, मास फ्लो रेट होता है। यहाँ पर तक कोई भी दिक्कत। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कह रहा था कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल फोर्स अप्लाइड। हमें जो मेन इंपोर्टेंट है ना, तो इसमें कुछ नहीं कहता भाई, एक नॉर्मल है, ये नॉर्मल ही एक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि क्या कह रहा था भाई, हम एक बार रिकॉल करवा रहे हैं कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ कह रहा था कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल फोर्स अप्लाइड। यानी जो यहाँ पे हम कुछ रिकॉल करवा रहे हैं कि डेल्टा P इक्वल डेल्टा T इक्वल कितना है, फोर्स अप्लाइड इक्वल F क्या है, मोमेंटम जो चेंज होता है कितना समय के अनुसार होता है, ये याद रखना। और F इक्वल एम ए कैसे आया, हम क्या m को जो है कांस्टेंट रखे, F इक्वल एम ए आया। और यहाँ पे F v इंटू dm/dt, ये जो होता है किसके लिए फॉर्मूला लागू होता है, ये रॉकेट के लिए लागू होता है, जो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग आगे चलते हैं, इससे आगे चलते हैं कि भाई इनका यूनिट क्या होता है, इनकी मात्रक क्या होती है, किनकी मात्रक, इनकी मात्रक अभी मैं जस्ट आप लोग को बता रहा हूँ। तो हमें यहाँ पे इसको साफ कर लेती हूँ। तो मात्रक क्या होगा भाई, इनको हम देख लेते हैं। F बराबर एम ए, जो बल होता है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ये भी कई बार एग्जाम में छोटी छोटी बात एग्जाम में पूछ लेती है, हम लोग नहीं कर पाते और -1 मार्किंग करके चले जाते हैं। तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि F बराबर, अभी बताइए F का बराबर एम ए कैसे होता है। अच्छा, ये F बराबर एम ए ऐसे होता है, हाँ भाई ऐसा ही होता है। और मैं आप F बराबर एम ए का यूनिट देखेंगे भाई, इसका यूनिट क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लूँ क्या, F इक्वल एम ए, हम ये देखते हैं। अब हमको आप लोग बताते चलो, ठीक है ना। तो मास का क्या होता है, यूनिट केजी होगा। अरे सिंपल, ये नहीं पता है कि मास का क्या होगा, केजी होगा। और वेग का क्या, सॉरी त्वरण का क्या होगा, त्वरण का क्या होगा बताओ, इसका भी बताओ। इसका डिफरेंशियल वेग में परिवर्तन की दर, यानी इसमें क्या होगा, dv/dt। कोई दिक्कत, डेल्टा v में, हाँ भाई सही है, डेल्टा v/डेल्टा t होगा। और v का क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड होगा। टाइम का क्या होगा, सेकेंड होगा, तो इसका क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कोई दिक्कत, अरे बताओ ना। जो त्वरण होता है ना, वो क्या होता है, डेल्टा v, चेंज वेग, वेग में क्या होता है, चेंज किसके अनुसार, समय के अनुसार, वो क्या होती है, त्वरण होता है, एक्सीलरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। और वेग का क्या होता है, यूनिट मीटर प्रति सेकेंड होता है। टाइम का क्या होता है, सेकंड होगा। और हम इसको मीटर प्रति सेकंड, ये ऊपर क्या होगा, सेकंड स्क्वायर होगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत थोड़ा सा भी, हाँ नहीं ना। तो मास का केजी होता है। यदि हम फोर्स का आपको यूनिट पूछ ले भैया, फोर्स का जो यूनिट होगा F, यहाँ पे क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये F का हो गया। F बराबर, इसको F बराबर केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड, जो केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग, और कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं और किसी को नहीं ना। तो हम लोग देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरे भाई सही है, हाँ। तो हम लोग देखते हैं भाई, एम के एस किसको कहते हैं,
CGS किसको कहते हैं, ये आप लोग को मैं पहले वाला लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन फिर इसका यूनिट हम लोग देख रहे हैं ना, तो हम यूनिट वाले देख ही लेते हैं। क्या करेंगे, यूनिट जब हम देख ही लेते हैं तो पहले इसका हम पूरा देख ही लेते हैं भैया यूनिट क्या होता है। पहले भैया कैमरा तो चेक कर लो ना, सही है कैमरा सही है, देखो कैमरा ऐसा ना हो कि बंद हो जाए, ठीक ना। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें जो है ना केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये जो भैया है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं MKS, यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। इनका जो होता है इनको 1 न्यूटन भी बोलते हैं, और इसका क्या होता है ऐसा ही यूनिट भी होता है, कोई दिक्कत। और दूसरा भैया हम बोले यदि हम किलो केजी को हम क्या ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड में हम बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं CGS, इसको हम लोग डायन भी बोलते हैं। भाई वो डायन नहीं, ये नॉर्मल, ये इसका न्यूटन भैया का है डायन, सही ना, CGS बोलते हैं। अब पूछ रहा भैया CGS क्या होती है, पहले हम नहीं बताइए क्या, बोलो बताइए कि CGS क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है, और केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड किसको मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है, जिसको 1 न्यूटन भी बोलते हैं। आप लोग जब देखे होंगे, जब कोई यूनिट आप लोग न्यूमेरिकल बनाते होंगे, तो अभी तो मैं फिर कराऊंगा, इसका क्वेश्चन पेरेंटिक्स करूंगा, जो ये केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है ना, उसको हम 1 न्यूटन के नाम से भी जानते हैं। ये न्यूटन भैया का एक यूनिट होता है, इसको केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं, इसको 1 न्यूटन भी बोलते हैं, इसका SI, इसको हम SI यूनिट होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये देखते हैं तीसरा में, तीसरा यूनिट बताओ आप लोग।